हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 9th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकारियोट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसकी 3 मेजर स्टेज रहती है। पहली होती है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन और लास्ट में हमारी होती है टर्मिनेशन। आज के लेक्चर में हम प्रोकारियोट्स के अंदर इनिशिएशन और इलोंगेशन स्टेप को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रेप्लिकेशन इनिशिएशन की, तो जो हमारे प्रोकारियोट्स रहते हैं, रेप्लिकेशन इन ई कोलाई और प्रोकारियोट्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एज ओआरआईसी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो यूं नहीं है कि डीएनए के किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी। वो हमारा स्पेसिफिक रीजन से या फिर स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओआरआईसी या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन उसके बाद जो ये ORIC होता है, ORIC कंसिस्ट ऑफ 245 बेस पेयर इन विच सम ऑफ द डीएनए सीक्वेंस आर हाईली कंजर्व्ड इन नेचर। जो हमारे 245 बेस पेयर रहेंगे उनमें से हमारे कुछ डीएनए सीक्वेंस कैसे होंगे, हाईली कंजर्व्ड होंगे, जो कि हमें मैक्सिमम प्रोकारियोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इट कंटेन्स टू हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस 9 और आर साइट, और सेकंड हमारे होते हैं 13 और DUE साइट। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 या फिर आर साइट की, इट कंसिस्ट ऑफ 5 रिपीट्स ऑफ 9 बेस पेयर सीक्वेंस। जो हमारी ये आर साइट होती है इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 9 बेस पेयर के 5 रिपीट्स मिलेंगे हमें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया हमारा R1, R5, R2, R3 और R4। ये हमारे क्या होते हैं, 9 बेस पेयर के 5 रिपीट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप सीक्वेंस भी देख सकते हो। सीक्वेंस क्या रहता है इसका, TT, AT। जो हमारी थर्ड पोजीशन है वहाँ पे A भी मिल सकता है और हमें T भी मिल सकता है। देन उसके बाद TN का मतलब होगा कि हमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मिल सकता है, चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड में से। देन उसके बाद CACC। ठीक है, ये हमारा 9 बेस पेयर का सीक्वेंस हो गया और इसके हमें कितने रिपीट मिलते हैं, 5। अब जो ये हमारा 9 है या फिर हमारी जो आर साइट है, ये क्या होते हैं, ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हमारे रिकॉग्नाइज होते हैं किससे, डीएनए ए से, यानी कि हमारे इनिशिएटर प्रोटीन। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, डीएनए ए जो था हमारा, ये क्या था, ये हमारी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ORIC साइट को रिकॉग्नाइज करता था। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए ए होगा वो कहाँ पे जाके बाइंड होता है, हमारा आर साइट के ऊपर इनिशियली। ठीक है, देन उसके बाद एक हमारे होते हैं यहाँ पे 13 या फिर DUE साइट। वो क्या होती है, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। जो हमने यहाँ पे DUE लिखा है इसका मतलब क्या है, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। और ये हमारी किससे रिच होती है, 80 बेस पेयर से। ठीक है, इसके अंदर हमारे जैसे कि यहाँ पे हमारे कितने थे, 9 बेस पेयर का सीक्वेंस था। यहाँ पे हमारे कितने बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, 13 बेस पेयर का। और इसके हमें कितने रिपीट मिलते हैं, 3 रिपीट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 2 3। अब इसका सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, GATC TN TTN TTT। ठीक है, ये हमारे 4 यहाँ पे लास्ट में हो गए थाइमिन। तो ये हमारे क्या होते हैं, 13 मर के हमारे 3 रिपीट्स हो गए। देन उसके बाद जो हमारे ORIC होते हैं उनके अंदर हमारे दूसरे अलग सीक्वेंस भी रहते हैं। इट ऑल्सो पोसेस 3 आई साइट्स। ठीक है, डीएनए ए बाइंडिंग साइट रहती है हमारी, ये भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारी एक ये हो गई I1, I2 और I3, हमारे 3 आई साइट्स हो गई है। और ये भी क्या करती है, जो हमारा डीएनए ए होगा प्रोटीन, उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करवाएगी। देन उसके बाद एक होता है हमारा IHF बाइंडिंग साइट। जो यहाँ पे हमारा IHF बाइंडिंग साइट है, ये क्या करता है, IHF के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और IHF क्या होता है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। एक हमारी यहाँ पे होती है FIS बाइंडिंग साइट, जो हमारी ये वाली है। और ये क्या होती है, हमारी फैक्टर फॉर इन्वर्जन स्टिमुलेशन। जो हमारे IHF था और जो हमारे ये FIS है, इनका काम रेप्लिकेशन में तो होता ही है, साथ में जब इन्वर्जन वगैरह या फिर जो क्रॉसिंग ओवर होगी वहां पे भी इनका काम रहेगा। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें जो रेप्लिकेशन इनिशिएशन हो रही है, तो वहां पे हमारे डीएनए ए वगैरह ये तो थे ही जो हमारे इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा डिफरेंट अलग अलग एंजाइम भी हमारे काम करते हैं। देर आर डिफरेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन विच पार्टिसिपेट इन द इनिशिएशन फेज ऑफ रेप्लिकेशन एंड ओपन द डीएनए हेलिक्स टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारे कौन कौन से होते हैं, पहला है हमारा जैसे कि डीएनए ए प्रोटीन। ये हमारा क्या कर रहा था, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि ये हमारा जो ORIC साइट होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज ORIC साइट।
देन उसके बाद डीएनए बी होता है हमारा, वो क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। और हेलिकेज का मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी काम बताया था। हेलिकेज क्या करता है, डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करेगा, सेपरेट करेगा, ठीक है। जो हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसको क्या करेगा, इंस्टेंट्स को अलग अलग कर देगा, डीनेचर कर देगा। देन उसके बाद एक होता है हमारा डीएनए सी, ये क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ओरिजिन। जो हमारा डीएनए बी है इसको डीएनए के ऊपर लोड कौन करवाएगा, डीएनए सी, ठीक है। देन उसके बाद एक होती है एच यू प्रोटीन, वो क्या होती है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन होती है विच स्टिमुलेट इनिशिएशन। जो हमारी इनिशिएशन स्टेप है उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करते हैं। देन उसके बाद एक होते हैं हमारे एफ आई एस और आई एच एफ। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ना, एक हमारी क्या होती है यहाँ पे आई एच एफ साइट होती है, आई एच एफ बाइंडिंग साइट, वो क्या करती है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर के साथ बाइंड करेगी। तो ये जो हमारे आई एच एफ होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए के साथ बाइंड करके। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। देन उसके बाद एक होता है हमारा डीएनए जी, ये हमारा क्या होता है, प्राइमेज, जो कि क्या करता है, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। देन उसके बाद एक होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी, ये क्या करता है, जो हमारा ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड होंगे, अब ये आपस में एक दूसरे के साथ दोबारा से रीनेचुरेशन या फिर बाइंडिंग ना शो करे, और ये खुद के साथ भी बाइंडिंग ना शो करे। जैसे कि ये हमारे जो हेलिक्स है, जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये खुद के साथ इस तरीके से भी तो बॉन्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड इस तरीके से ना शो करे, तो इसके लिए क्या होते हैं हमारे एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इनकी रीनेचुरेशन को प्रिवेंट करेंगे। देन उसके बाद एक होता है हमारा गायरेज, वो क्या करता है, रिलीव टोर्शनल स्ट्रेन जनरेटेड बाय डीएनए अनवाइंडिंग। जो यहाँ पे जैसे कि डीएनए अनवाइंड होगा तो उसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, ठीक है, स्ट्रेस प्रेजेंट होगा वहां पे, तो उसको रिलीव करने के लिए या फिर डीएनए को रिलैक्स करने के लिए क्या होता है, हमारा गायरेज एंजाइम होता है। अब एक एक करके हम इन एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए ए के लिए, तो ये क्या होता है हमारा, इट बिलोंग्स टू ट्रिपल ए प्लस एटीपीएच प्रोटीन फैमिली एंड बिकम एक्टिव इन एटीपी बाउंडेड फॉर्म। ये जो हमारा डीएनए ए रहता है ये हमारा क्या होता है, एटीपीएच प्रोटीन फैमिली से होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एटीपी की वजह से एक्टिवेट, इसका मतलब क्या है कि इसको एक्टिव और इनएक्टिवेट होने के लिए एटीपी एडीपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो हमारा डीएनए ए रहता है ये हमारा एटीपी बाउंडेड फॉर्म में ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। जब इसके साथ एडीपी बाउंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। देन उसके बाद इनिशियली 8 डीएनए प्रोटीन्स मॉलिक्यूल एटीपी बाउंडेड फॉर्म असेंबल एट ओआरआईसी एंड फॉर्म ए हेलिकल कॉम्प्लेक्स अराउंड इट। जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे क्या होते हैं हमारे 8 डीएनए ए आएंगे, ठीक है। और ये क्या कर लेंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे इसके पास। जैसे कि हमारा डीएनए क्या करता था, हमारी ओआरआई साइट के ऊपर जाके बाइंड करता था। तो मान के चलते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, एक ओआरआई सी साइट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीएनए ए आएगा, ये यहाँ पे बाइंड करेगा। और ये जैसे कि यहाँ पे हमारा एक 13 स्ट्रक्चर थी और एक हमारी 9 थी, तो ये क्या करता है 9 में जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगा और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। इस तरीके से ये टोटल 8 हमारे बाउंड करेंगे, और जैसे कि ये हमारा जो डीएनए है ना उसकी तरफ हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा इसके चारों तरफ। दिस कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग विच लीड्स टू डीनेचुरेशन एट द एटी रिच डीयूई रीजन। अब ये क्या करते हैं, हमारा डीयूई रीजन कौन सा था, जैसे कि ये हमारा डीयूई रीजन था, यहाँ पे ये हमारी ओआरआई साइट्स थी ना। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा डीएनए ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे टोटल कितने आएंगे, ये 8 आएंगे, और इसके तरफ एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, पहले तो ये यहाँ पे बाइंड हो गया, अब कुछ हमारे यहाँ पे डीओई साइट है ना, यहाँ पे भी बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, जो हमारी ये डीओई था ये हमारा क्या था, एटी रिच था, और हमने बताया था जो हमारा एटी बाउंड होता है वो हमारा जीसी की कंपेयर में क्या होता है, वीक रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा ये एटी रिच जो हमारा ये डीयूई साइट होती है इसको अनवाइंड करता है। अनवाइंड कैसे करेगा, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के थ्रू, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि जो हमारा नॉर्मल डीएनए रहता है रिलैक्स फॉर्म में वो नेगेटिवली कॉइल्ड रहेगा, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डीएनए ए होता है ये इसके अंदर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग करेगा, और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारा
DOE साइट था वहां पे हमारे जो AT है वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये तो क्या हो गए कि हमारा जो DNA था, जैसे कि ये हमारा DNA हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक साइड कौन सी हो गई है, ये मान के चलते हैं 9 मर, और ये हमारी हो गई 13 मर। तो यहाँ पे हमारे 13 नंबर में क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिवली सुपर कोइलिंग करवा दी DNA ने। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे DOE साइट है इसके अंदर जो AT हमारे बॉन्ड होंगे, ये AT वाले जो हमारे बॉन्ड है बेस पेयर है, इनके अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग की वजह से ये डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये जैसे कि यहाँ पे अलग हो गए। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए, यानी कि डीनेचर होना स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अब हमारे आते हैं यहाँ पे DNA-C और DNA-B। अब जो हमारे ये स्ट्रैंड जो अलग अलग हो गए थे, जैसे कि ये हमारे स्ट्रैंड अलग अलग हो गए थे, अब उसके बाद DNA-C जो कि हमारा ATPase प्रोटीन ही है, लोड्स द DNA-B ऑन सेपरेटेड DNA इन डीनेचर रीजन। अभी हमने क्या बताया कि हमारे जो स्ट्रैंड है वो क्या हो गए थे, एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए दोनों। अब यहाँ पे हमारा आता है DNA-A तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा DNA-C, और DNA-C का क्या क्या था हमारा, हेलिकेज लोडर, यानी कि जो हमारा हेलिकेज है जो कि हमारा DNA-B होता है, इसको DNA के ऊपर लोड करवाना। तो ये क्या करेगा, इस DNA-B को, जो हमारे ये स्ट्रैंड अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, एक हमारा ये स्ट्रैंड हो गया और एक ये स्ट्रैंड हो गया, इन दोनों के ऊपर DNA-B को लोड करवाना। अब जब ये लोड होते हैं तो हमारे जो DNA-B होते हैं वो हमारे हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लोड होंगे, यानी कि हमारी टोटल 6 यूनिट यहाँ पे इस DNA स्टैंड के ऊपर लोड हो जाएगी और एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बना देगी। इसी तरीके से जो ये दूसरा स्टैंड होगा, यहाँ पे भी हमारा DNA-B बाइंड होगा और यहाँ पे भी क्या होगी, एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो दोनों अलग अलग स्टैंड थे ये जो कि हमारे सेपरेट हो गए थे DNA-A की वजह से, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा DNA-B लोड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद two ring shaped DNA-B hexamer are loaded in DOE one onto each DNA strand। यानी कि जो हमारे ये स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे DOE रीजन के अंदर, इन दोनों स्ट्रैंड के ऊपर हमारे क्या हो जाते हैं, DNA-B यहाँ पे आके बाउंड हो जाएंगे, वो भी किस फॉर्म में, रिंग शेप स्ट्रक्चर में। ठीक है, और दोनों के ऊपर हमारे अलग अलग होंगे। उसके बाद लेटर ATP बाउंड टू DNA-C इज हाइड्रोलाइज्ड रिलीजिंग द DNA-C एंड लीविंग द DNA-B बाउंड टू द DNA। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये DNA-C था, अभी हमने क्या बताया कि ये ATPase प्रोटीन रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जब ATP बाउंड फॉर्म में होगा तब तो ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा DNA-B इसके ऊपर लोड होगा तो जो हमारा ATP है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, जिसकी वजह से जो हमारा DNA-C है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट, और इनएक्टिवेट होने की वजह से ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, DNA-B, और DNA-A तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद DNA-B माइग्रेट अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड DNA इन ए 5' to 3' डायरेक्शन एंड अनवाइंड द DNA एज इट ट्रेवल्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे DNA-B थे ये हेक्सामेरिक या फिर रिंग स्ट्रक्चर में क्या हो गए थे, अलग अलग स्ट्रैंड के ऊपर बाउंड हो गए थे। अब ये जो हमारे DNA-B कॉम्प्लेक्स होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। जैसे कि अगर हम मान के चले, ये हो गई हमारी 5' 3', और ये इसके एंटी पैरेलल यानी कि 3' 5'। अब जो हमारा DNA-B कॉम्प्लेक्स है ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव करता है, 5' to 3', यानी कि ये हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से हमारा 5' है तो ये इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये वाला हमारा इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होगा। अब DNA-B क्या था हमारा, DNA-B था एक हेलिकेज, और हेलिकेज का काम मैं आपको बताया ही था, वो क्या होता है, अनवाइंड करना DNA हेलिक्स को। तो जैसे जैसे ये आगे ट्रेवल करता जाएगा तो जो हमारे बाउंडेड DNA हेलिक्स थे इनको क्या करता जाएगा, ये अनवाइंड करता जाएगा। तो ये जो हमारे स्ट्रैंड है ये क्या होते जाएंगे, एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। सेम जो हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये भी हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट। तो ये जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर है इनको क्या करता जाएगा, अनवाइंड करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आगे बताया है कि टू DNA-B हेलिक्स लोडेड ऑन टू डिफरेंट DNA स्ट्रैंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन क्रिएटिंग टू पोटेंशियल रेप्लिकेशन फोक। तो ये हमारे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और ये क्या क्रिएट करते जाएंगे, हमारी हेलिक्स रेप्लिकेशन फोक्स। अब रेप्लिकेशन फोक्स क्या होती है, जैसे कि ये हमारा DNA स्ट्रैंड हो गया, अब अगर हम इसको बीच में से इस तरीके से कट करते हैं
ठीक है, ये अब हमारे क्या हो रहे हैं, जो डीएनए बी है हेलिकेज है हमारे, ये आगे जाके इसको रेप्लिकेट, इसको अनवाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे बीच में से इसको कट करें तो हमारे किस तरीके से दिखेंगे ये हमें, अगर हम उसको बीच में से कट कर रहे हैं तो हमारा जैसे कि ये स्टैंड है और ये हमारा जिस तरीके से हो गया। अब ये स्टैंड तो हमारे क्या हो गए थे, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये अभी भी एक दूसरे से बाइंड है। ठीक है, और ये हमारे सेपरेट हो गए। तो जो हमारा डीएनए बी है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, हमारा यहाँ पे मिलेगा, जो कि 5' टू 3' मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए थे, जो हमारा एक रिंग स्ट्रक्चर था डीएनए बी का। और जो हमारी ये स्ट्रक्चर होती है ना, हाफ ओपन हो गई, पीछे से ये अभी भी बाउंड है एक दूसरे के साथ, हेलिकल फॉर्म में ही है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इस तरफ जाते जाएगा और जो ये हमारा डीएनए है इसको अनवाइंड करता जाएगा। देन उसके बाद एक हमारे आते हैं एसएसबीपी और डीएनए गाइरेज। अभी हमने इसको बताया था, एसएसबीपी क्या था हमारा, कि जो कि हमारा सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंड कर रहा था, ताकि जो हमारा हेलिक्स है, जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड, वो खुद के साथ दोबारा से बाउंड ना हो जाए। ठीक है, एज रेप्लिकेशन बिगिंस एंड डीएनए स्ट्रैंड आर सेपरेटेड एट द फोक्स, a number of single stranded DNA binding protein SSB binds to the separated strand and stabilize them। अब ये जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड हो गए, इनके ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, हमारे एसएसबी बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और हमारा कौन सा होता है, डीएनए गाइरेज। और डीएनए गाइरेज क्या होता था हमारा, जो कि डीएनए को रिलैक्स करेगा। अब यहाँ से क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो जो हमारे पीछे के स्ट्रैंड होंगे उनके ऊपर क्या होगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे लिंकिंग नंबर है वो इंक्रीज होंगे, और उसको रिलैक्स करने के लिए हमारा क्या होता है, डीएनए गाइरेज, जो कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2 की तरह काम करता है, रिलीव द टोपोलॉजिकल स्ट्रेस। जो हमारे यहाँ पे पीछे स्ट्रेस होगा उसको क्या करता जाएगा, ये रिलीज करता जाएगा, यहाँ पे कट लगा के उसको रिलैक्स, यानी कि जो लिंकिंग नंबर है या फिर टर्न्स है हमारे, उसको कम करता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रोसेस को देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो इनिशियली हमारा क्या था, जैसे कि ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड था। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे दो अलग अलग, एक 9 और एक हमारी 13 स्ट्रक्चर थी। ये हमारी क्या थी, ओआरआई साइट थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आते थे हमारे, सबसे पहले आएगा हमारा डीएनए ए। ठीक है, जो कि ओआरआई सी साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ये हमारा 9 के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, कुछ हमारे जो डीएनए ए होगा, कुछ जाके यहाँ पे 13 जो हमारी डीयूई साइट है वहां पे भी जाके बाइंड हो जाएंगे। वहां पे बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग शो करेंगे। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारा डीएनए होगा, जो कि हमारा एटी रिच है, ये क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, डीनेचर होने की वजह से जो हमारे स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गए। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे डीएनए बी आएगा, डीएनए सॉरी पहले डीएनए सी आएगा, डीएनए सी क्या करेगा, डीएनए बी को लेके आएगा, और डीएनए बी हमारा क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है। और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, जो हमारे स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जाके बाइंड कर लेगा एक रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेंगे, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, और किस डायरेक्शन में, 5' टू 3' डायरेक्शन में। और जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे वहां पे हमारी अनवाइंडिंग होती जाएगी। अब जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आया है उसके साथ हमारे क्या करते हैं, जो हमारे एसएसबी प्रोटीन है वो वहां पे जाके बाइंड हो जाएंगे, और जो हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड है उस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा हमारा डीएनए गाइरेज होता है, जो क्या करेगा, जो डीएनए स्ट्रेन हुआ है पीछे की, जो हमारे यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है, उसकी वजह से जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो स्ट्रेन पैदा हुई है उसको क्या करेगा, रिलीव कर देगा। उसके बाद अब हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वे तो अलग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, हमारे सिंगल स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद अपॉन कंप्लीशन ऑफ इनिशिएशन, जो हमारी ये इनिशिएशन हो गई अब यहाँ पे डीएनए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट तो हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज हैज बीन लोडेड ऑन टू इट। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज रहता है उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोड करवाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज को लोड करवाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकारियोट्स या फिर इकोलाई के लिए, तो इन इकोलाई देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जो हमारी प्रोकारियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारे 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं हमें। सबसे एक हमारा होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5।
अगर हम सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चरल जीन की, जो जीन हमारे इनकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए क्या होता है, पोल ए, 2 के लिए पोल बी, 3 के लिए पोल सी, जो हमारा फोर्थ होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, DIN-B, और जो हमारा 5 होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, UMUC। अब अगर हम बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए, तो डीएनए 1 के पास जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसके पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, सेकंड के पास भी, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, हमारे पांचों के पांच जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है सभी के पास ये वाली एक्टिविटी तो प्रेजेंट होगी, तभी तो ये पॉलीमरेज कहला रहे हैं हमारे। और पॉलीमरेज हमारी किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देन उसके बाद एक एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, जो कि हमारे प्रूफ रीडिंग में काम आती है। ये एक्टिविटी किस किस के पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज के पास 1 के पास होगी, सेकंड के पास, थर्ड के पास, और फोर्थ और फिफ्थ के पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। देन उसके बाद एक एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, जो कि सिर्फ पॉलीमरेज 1 के पास मिलेगी, बाकी किसी के पास नहीं होगी। देन उसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी आती है पॉलीमरेज रेट या फिर पॉलीमराइजेशन रेट। ये क्या होती है हमारी, कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो वो एक सेकंड के अंदर हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करेगा, 10 to 20। जो हमारा सेकंड होगा वो कितना करेगा, 40। थर्ड हमारा कितना करेगा, 250 से लेके 1000 तक। जो हमारा फोर्थ होगा ये हमारा 2 to 3, और जो हमारा फिफ्थ होगा ये हमारा 1। जो हमारे डीएनए फोर्थ और फिफ्थ होते हैं ना, डीएनए फोर्थ और फिफ्थ पॉलीमरेज, ये हमारे रिपेयरिंग के अंदर काम करते हैं बस। जो हमारी नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन होती है वहां पे इनका कोई काम नहीं होता। अगर डीएनए के अंदर कोई सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक या फिर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे हमारे कौन से काम आते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5। ठीक है, देन उसके बाद एक हमारी प्रॉपर्टी होती है प्रोसेसिविटी की। ये क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट। हमारा पॉलीमरेज एक बार बाइंड हो गया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक डीएनए पॉलीमरेज बाइंड, अब ये कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद यहाँ से डिसोसिएट हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसकी प्रोसेसिविटी कितनी होती है, 3 to 200। सेकंड की हमारी कितनी होती है, 1500। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है इसकी प्रोसेसिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, मोर देन 5। पॉलीमरेज 4 की कितनी होती है, 1, और जो हमारा फिफ्थ होता है उसकी कितनी होती है, 6 to 8। ठीक है, तो जो हमारी मैक्सिमम प्रोसेसिविटी होती है या फिर जो पॉलीमराइजेशन रेट होता है वो किसका होता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 का। अब अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 3 की, जो कि हमारा मेजर पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जो हमारी पॉलीमराइजेशन होती है उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो पॉलीमराइज करेगा, जो मेजर हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। इट इज मेड अप ऑफ 9 सब यूनिट। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है उसके अंदर हमारी कितनी सब यूनिट होती है, 9 सब यूनिट्स। अब पहली सब यूनिट कौन सी होती है, अल्फा, जो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होता है, पोल सी। और इसका क्या काम होता है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी का, यानी कि जो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारी अल्फा सब यूनिट के ऊपर। देन उसके बाद एक होता है एप्सिलॉन, जिसके का काम होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियेज। देन उसके बाद थीटा एसोसिएट विद अल्फा एंड एप्सिलॉन टू फॉर्म ए कोर पॉलीमरेज। जो हमारे ये तीनों के तीनों है ना ऊपर वाले, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, ये हमारे क्या सिंथेसाइज करते हैं, कोर पॉलीमरेज। देन उसके बाद आता है टॉर्क। ये काम क्या काम करता है, स्टेबल टेम्पलेट बाइंडिंग। जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है ना उसके साथ हमारी पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग रहेगी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। देन उसके बाद थीटा, थीटा का क्या काम होता है, क्लैंप लोडर का, ओपनर का। और ये जो हमारा थीटा डैश है ये क्या करता है, क्लैंप लोडर का काम। देन काई सब यूनिट, ये क्या काम करती है, इंटरेक्ट विद द एसएसबी, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देन उसके बाद एक यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट सब यूनिट, हमारी यहाँ पे आती है फाई। फाई का क्या काम होता है, इंटरेक्ट विद द टॉर्क एंड काई। देन उसके बाद बीटा सब यूनिट, और बीटा सब यूनिट क्या होती है, डीएनए क्लैंप रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल प्रोसेसिविटी। जो हमारी ये प्रोसेसिविटी थी ना डीएनए पॉलीमरेज 3 की, अगर हम सिर्फ कोर पॉलीमरेज की बात करें, जो हमारा कोर पॉलीमरेज अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा से मिलकर बना था, तो इसकी प्रोसेसिविटी कमी होती है हमारी। लेकिन जो फाइनल प्रोसेसिविटी होती है वो इसकी बहुत ज्यादा हाई हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी मोर देन 5 lakhs है। तो इसके लिए हमारा कौन सा सब यूनिट काम करता है, जो हमारी बीटा सब यूनिट होती है, ये इसको पॉलीमरेज को यहाँ पे बाइंड करके रखती है डीएनए के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी प्रोसेसिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अब डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो हमारे ऊपर की 3 सब यूनिट थी, ये तो हमारी क्या सिंथेसाइज करती है, कोर पॉलीमरेज। देन और थीटा और थीटा डैश होते हैं, जो हमारे टॉर्क होगी इसके 3 सब यूनिट,
थीटा और थीटा डैश, ये जो हमारे 5 यूनिट का ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या बनाता है, स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, और इसको लोड कौन करवाता है, जो ये हमारा बीटा सब यूनिट, ठीक है, बीटा क्लैंप। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 की स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम रेप्लिसोम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये तो हमारा क्या हो गया, जो ये हमारा येलो कलर के अंदर शो किया हुआ है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का कोर के अंदर हमारे क्या थे, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, ये हमारे हो गए 3 टोर्क, 3 बताए थे ना हमने, ये हमारे 3 टोर्क हो गए, और एक हमारा यहाँ पे डेल्टा डैश, और एक हमारा हो गया डेल्टा। ठीक है, अब हर एक जो हमारा कोर एंजाइम होता है, जो हमारा कोर पॉलीमरेज होगा, उसके साथ क्या करते हैं, हमारे जो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप होते हैं वो जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपॉन लोडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑन डीएनए, एचडीए homologous to DNA A, protein binds with the beta subunit of polymerase and stimulate the hydrolysis of DNA A bounded ATP. Due to ADP hydrolysis, DNA A gets released. अभी जो हमारा यहाँ पे बीटा सब यूनिट है, ये जो हमारी बीटा सब यूनिट है, इसके साथ हमारा क्या बाइंड करता है, एचडीए प्रोटीन बाइंड करेगा। जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड था, जो कि हमारे अलग अलग हो गए थे, अभी भी यहाँ पे क्या है, हमारा जो हमारा डीएनए ए है, ये तो अभी भी यहाँ पे बाइंड है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये हमारा पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे पॉलीमरेज क्या करेगा, जो बीटा सब यूनिट है, इसके साथ होता है एक एचडीए प्रोटीन। एचडीए प्रोटीन क्या करेगा, जो डीएनए ए था, जो कि हमारा एक एटीपीएच प्रोटीन था, इसके अंदर जो एटीपी होता है उसको क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ये हमारा एटीपी है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए ए है, ये यहाँ से इनएक्टिवेट होने की वजह से यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो हमारा डीएनए ए है, ये भी यहाँ से रिलीज हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रेजेंट है, उसके अलावा एसएसबी है, गाइरेज है, ये हमारे यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। जो हमारा डीएनए बी है वो हमारा आगे चल रहा है, जो कि एक हेलिकेज एंजाइम है। ठीक है, देन उसके बाद ये तो हमारी हो गई इनिशिएशन। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इलोंगेशन में क्या होगा, जो हमारा नया स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये यहाँ पे स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टेप स्टार्ट्स विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर बाय द प्राइमेज डीएनए जी प्रोटीन। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा आरएनए प्राइमर होता है उसकी सिंथेसिस होगी। ठीक है, आरएनए प्राइमर इज ए शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड ऑफ 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स। जो हमारा आरएनए प्राइमर होता है, ये हमारा किसका बना हुआ होता है, 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, देन उसके बाद डीएनए जी interact with the DNA B helicase to carry out the reaction, and primer is synthesized in the direction opposite to that in which DNA B helicase moving। जो हमारा ये डीएनए हेलिकेज मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या करता है, जो डीएनए जी है वो प्राइमर की सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर प्राइमिंग सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टार्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन बोथ ऑफ द सेपरेटेड स्ट्रैंड। जब आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो डीएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑकर फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड। ये तो हमने पढ़ रखा है, जो हमारे डीएनए की सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। देन उसके बाद ड्यू टू एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए सिंथेसिस ऑकर सेमी डिसकंटिन्यूअसली। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो डीएनए सिंथेसिस होती है या फिर रेप्लिकेशन होती है, वो हमारी कैसी होती है, सेमी डिसकंटिन्यूअस नेचर की होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, जो हमारा डीएनए एंटी पैरेलल नेचर का होता है ना, उसकी वजह से। आगे देखते हैं हम ये क्या होता है हमारा सेमी डिसकंटिन्यूअस। ऑन वन स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस ऑकर कंटिन्यूअसली कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। जो हमारे 2 स्ट्रैंड होते हैं, जैसे कि ये हमारा अब यहाँ पे ये एक फोक बन गया था, एक ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे भी फोक हो गया। अब क्या होता है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, ये हमारा हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो जाता है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जो हमारा ये 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, अगर इसके ऊपर हमारा डीएनए की सिंथेसिस होगी, जैसे कि ये हमारा नया डीएनए की सिंथेसिस हो रही है इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारे किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगा।
क्योंकि ये जो हमारा नया स्ट्रैंड होगा ये भी तो इसके एंटी पैरेलल ही होगा ना। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी जो डीएनए की स्ट्रैंड होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या बाइंड होता था, जो हमारा प्राइमर होगा पहले वो बाइंड करेगा यहाँ पे, ये हमारा स्ट्रैंड अलग हो गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर सिंथेसिस होगी, जैसे कि ये यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस हो गई। अब उसके बाद हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या था, पॉलीमरेज एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में तो क्या होता जाएगा, हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता जाएगा हमारा डीएनए, ठीक है, कंटिन्यू बनता जाएगा। लेकिन अगर अब मैं नीचे वाले स्ट्रैंड की बात करता हूं, जैसे कि ये हमारा स्ट्रैंड है, यहाँ पे हमारा डीएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि इस डायरेक्शन में। लेकिन हमारा पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हमारा इस जो ये दूसरा स्टैंड है इसके ऊपर जो नया डीएनए स्टैंड बनेगा ये हमारा कंटिन्यू ना बन के, जैसे कि यहाँ पे ये कंटिन्यू डायरेक्शन में बन रहा था, ये हमारा कंटिन्यू ना बन के कैसा होता है, हमारे शॉर्ट स्टैंड में बनेगा। जैसे कि ये हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे बन गया, पहले तो यहाँ पे प्राइमरी ऐड होगा, जैसे कि ये यहाँ पे प्राइमर ऐड हो गया, देन उसके बाद ये हमारी इस डायरेक्शन में फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारी अब किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देन उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से यहाँ पे एक और प्राइमर ऐड होगा, यहाँ पे ये प्राइमर ऐड हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई। इसी तरीके से ये क्या होता जाएगा, कंटिन्यू हमारे नए नए प्राइमर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और वहां से हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो यहाँ पे सिंथेसिस होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक स्ट्रैंड तो कैसा हो रहा है, कंटिन्यू, और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर हमारी कंटिन्यू डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। दूसरे के ऊपर हमारे क्या हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और जो हमारे ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर डीएनए सिंथेसिस अकर डिसकंटिन्यूअसली कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड था उसके ऊपर हमारे फ्रेगमेंट्स बन रहे थे तो उसको हम क्या कह रहे थे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन रहेगी ना वो डायरेक्शन अभी भी कौन सी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, तो वो हमारी चेंज नहीं होगी यहाँ पे। देन उसके बाद पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड ऑन विच न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर इज कॉल्ड एज टेम्पलेट। जो हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड था जो कि एक रेफरेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्पलेट, ठीक है। तो एक हमारा ये टेम्पलेट हो गया और एक नीचे वाला टेम्पलेट हो गया। देन उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड इज वन फॉर विच 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस प्रोसीड इन द सेम डायरेक्शन दैट द रेप्लिकेशन फोक मूव्स। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड था वो हमारा किस डायरेक्शन में मूव करता था, जब इसकी डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था जिस डायरेक्शन में हमारा रेप्लिकेशन फोक मूव कर रहा है और हमारा पॉलीमरेज मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लैगिंग स्ट्रैंड की, तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन द शॉर्ट पीसेस कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी स्ट्रैंड आर 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन बैक्टीरिया। जो हमारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट है या फिर ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है ये हमारा किस डायरेक्शन में बनता है, डीएनए जो हमारा फोक है ये रेप्लिकेशन फोक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलीमरेज मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे थे वो किस तरीके से बनते हैं, तो सपोज करके चलते हैं कि हमारा कोई डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था और उसके अंदर क्या हो गई थी, यहाँ पे इस तरीके से रेप्लिकेशन फोक बन गई थी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई रेप्लिकेशन फोक हो गई, ठीक है। अब जो हमारा ये वाली डायरेक्शन थी ये हमारी मान के चलते हैं हम 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये हमारा कैसा होगा, इस डायरेक्शन का होगा। तो हमारा जो रेप्लिकेशन फोक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो हमारा जो पॉलीमरेज होगा वो भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में। तो हमारी यहाँ पे सिंथेसिस अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में तो हमारा ये वाला स्टैंड है इसके अंदर तो हमारी नॉर्मल सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे तो ये हमारा लीडिंग स्टैंड हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लैगिंग स्टैंड की, तो लैगिंग स्टैंड के अंदर वैसे अगर जैसे ये मूव कर रहा है तो हमारी किस डायरेक्शन में होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन सिंथेसिस होता कैसे है, ये इस डायरेक्शन में होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइम। तो ये किस तरीके से डायरेक्शन होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा एक ओपन स्टैंडर्ड था, तो ये हमारे कुछ ये पहला स्टैंड हो गया और दूसरा स्टैंड है हमारा ये वाला,
ठीक है। अब इसके अंदर जो ये हमारा ओपन हो गया था, ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉक्स स्ट्रक्चर बन गई थी यहाँ पे। अब एक के ऊपर तो हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसके ऊपर तो जो सिंथेसिस हो रही है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, ये हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गई। तब जो ये दूसरा हमारा स्टैंड है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होगी। ये हमारे कुछ इस तरीके से लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये हमारे किस डायरेक्शन में था, 3 प्राइम टू 5 प्राइम था। अब लूप बनाने की वजह से अगर मैं पर्टिकुलर इस रीजन की बात करता हूं, तो ये हमारा रीजन किस तरीके से हो गया, ये हो गया हमारा ऊपर से 3 प्राइम और नीचे हमारा कौन सा आ गया, 5 प्राइम, क्योंकि हमारा 5 प्राइम है ना, मैं पर्टिकुलर इस रीजन की बात कर रहा हूँ बस। तो इस रीजन की हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज है। तो ये जब इस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टैंड अब किस कैसे मिल गए इसको, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले। तो जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन कर रहा था, यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा था, तो ये भी यहाँ पे क्या कर लेगा, नॉर्मल सिंथेसिस कर देगा। तो ये हमारी क्या हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हम सपोज करके चलते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, एक स्टैंड बन गया, चलो ठीक है, इतने इतने रीजन का तो बन गया। ये हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे भी सिंथेसिस हो चुकी है, यहाँ पे भी। तो हम पर्टिकुलर मान के चलते हैं कि हमारा ये कोई ए रीजन था, इसके तो यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। अब इसके जस्ट पीछे हमारा कौन सा है, ये जो रीजन है मेरा, ये रीजन हो जाता है बी रीजन। ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि ये हमारा किस तरीके से सिंथेसाइज होगा, तो जो हमारा पॉलीमरेज होता है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, इस रीजन तक मूव कर गया, तो ये तो हमारा पीछे रह गया, ये भी हमारा क्या रह गया, पीछे रह गया। तो उसके बाद जैसे ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद जो हमारा पॉलीमरेज है वो हो जाता है यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स। रिलैक्स होने का मतलब क्या है कि ये वहां पे जो हमारा डीएनए के साथ बाइंडिंग शो कर रहा था वो थोड़ी वीक हो जाएगी। वीक होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे हेलिक्स है वो इससे थोड़ा फ्री हो जाएंगे। फ्री होने की वजह से क्या होगा कि हमारा ये तो चलो स्टैंड बन रहा था, ये हमारा पीछे हो गया, तो ये हमारा जो स्टैंड था यहाँ से यहाँ तक का ये ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो ये स्टैंड अब क्या हो गया, बी यहाँ पे ऊपर चला गया, ए हमारा पीछे चला गया। अब तो ये तो हमारा बी हो गया, ये तो फिर भी यहाँ पे नॉर्मल सिंथेसिस कर रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ए स्टैंड था, तो जैसे ही हमारा पॉलीमरेज वीक हुआ, तो ये जो हमारा ए स्टैंड था ये क्या हो जाएगा, ये आगे मूव कर जाएगा। मूव करने की वजह से मेरा ए यहाँ पे आ गया, और जो मेरा बी है, और ए क्या तो यहाँ पे सिंथेसिस हो चुकी है ना, इसकी कॉपी तो यहाँ पे बन चुकी है। तो ये हमारी कैसी डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, एक प्राइमर भी ऐड होगा ना। ठीक है, ये हमारा प्राइमर हो जाता है। अब ये क्या हुआ, जो हमारा ए है ये तो आगे चला गया, और जो हमारा बी था अब ये कहाँ पे आ गया, इसकी जगह आ गया। इसकी जगह आने की वजह से अब क्या होगा, हमारा पॉलीमरेज फिर से यहीं पे है, ये हमारा आगे मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होगा, तो ये हमारा आगे मूव कर जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा ए की जगह पे क्या आ गया, अब बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई सी रीजन हो गया। तो अब क्या होगा, दोबारा से हमारा पॉलीमरेज उसी डायरेक्शन में यहाँ पे सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस करने से पहले यहाँ पे हमारा एक प्राइमर भी ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने मल्टीपल प्राइमर ऐड किया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारे मल्टीपल प्राइमर ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्टैंड आके मूव कर गया, तो यहाँ पे पहले हमारा प्राइमर सिंथेसिस होगा। प्राइमर सिंथेसिस होने के बाद हमारा न्यू स्टैंड यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा, वो भी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो हमारा जब इस स्टैंड की सिंथेसिस हो जाएगी, इसकी कॉपी बन जाएगी, तो ये भी क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हमारा सी स्टैंड। दोबारा से फिर से यहाँ पे एक प्राइमर ऐड होगा। प्राइमर ऐड होने की वजह से यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज काम करेगा, और हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा लीडिंग स्टैंड था उसके अंदर अगर हमारा प्राइमर की हम काउंट देखें, तो हमारा कितने प्राइमर है यहाँ पे तो बस एक ही प्राइमर स्टार्टिंग के अंदर ही ऐड हुआ था। लेकिन जो हमारा लैगिंग स्टैंड होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे मल्टीपल प्राइमर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे मल्टीपल प्राइमर। और जैसे ही हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारी कंप्लीट होती जाती है, तो पीछे से जो हमारे प्राइमर है ना वो भी यहाँ से रिमूव होते जाते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे जो प्राइमर है वो किस तरीके से रिलीज होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये हमने ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है उससे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये तो क्या था, एक लीडिंग स्टैंड था, यहाँ पे तो हमारी कंटिन्यू सिंथेसिस चल रही है। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। यहाँ पे हमारा जो डीएनए का इरेज था ये हमारा इसको क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, और जो हमारे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन थे ये हमारे सिंगल स्टैंड के ऊपर बाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। यहाँ पे लूप लाइक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 3 प्राइम यहाँ पे आ गया और 5 प्राइम यहाँ पे आ गया। तो जो हमारी नई डीएनए की सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो हमारा पॉलीमरेज है वो हमारा पॉलीमरेज कंटिन्यू चलता रहता है।
यहाँ पे आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि हमारा यहाँ पे पॉलीमरेज बस एक रेप्लिकेशन फोक के लिए हमारा एक ही पॉलीमरेज होगा। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर यूं दिया होगा कि क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन चल रही है ना, ये तो जैसे हमारा इस डायरेक्शन में यू चल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे थे, तो कई बार ऑप्शन के अंदर हमें यू दे देते हैं कि हमारे यहाँ पे अलग अलग पॉलीमरेज काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग पॉलीमरेज और यहाँ पे अलग पॉलीमरेज, ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है जो कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। दूसरे रेप्लिकेशन फोक है, जैसे कि जो हमारा दूसरा रेप्लिकेशन फोक भी होगा ना, उसके लिए हमारा अलग पॉलीमरेज होगा, लेकिन एक रेप्लिकेशन फोक के लिए हमारा एक ही यहाँ पे पॉलीमरेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉलीमरेज हो गया, ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि हमारे इस डीएनए स्ट्रैंड की यहाँ पे सिंथेसिस हो गई इस पर्टिकुलर की, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, आगे मूव कर गया, और आगे मूव करने की वजह से जो हमारा पीछे वाला रीजन था ये क्या हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, तो ये हमारा स्ट्रैंड यहाँ से भी ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता जाएगा, उसके बाद इस स्ट्रैंड की बारी आएगी, ये हमारा आगे मूव कर जाएगा, देन उसके बाद ये आगे मूव करने के बाद जैसे ही हमारा डीएनए रिलैक्स होगा, जो इसके पीछे वाला पोर्शन होगा वो आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे, जिसके अंदर क्या है, हमारे प्राइमर भी है और हमारे डीएनए भी है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में बनता जाएगा, और ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा थर्ड प्राइमर हो गया, ये हमारा सेकंड प्राइमर था, तो इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या होता चलाएगा, कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि हमारा थर्ड प्राइमर था, ये सेकंड प्राइमर आगे मूव करेगा, तो हमारा थर्ड प्राइमर यहाँ पे आ जाएगा, देन उसके बाद फोर्थ फिफ्थ, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में अगर हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको अगर हम यहाँ पे समराइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या था, हमारी रेप्लिकेशन ओरिजिन था, ये हमारे ORIC साइट थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, डीएनए ए बाइंड कर रहा था, बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा ये वाला लूप हमारा, ठीक है, और ये हमारी एक बबल स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। बबल शेप स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा डीएनए बी आ रहा था, डीएनए बी क्या था, हमारा एक हेलिकेज एंजाइम था, और हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा था, हमारा मूव कर रहा था अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे ये स्ट्रैंड थे क्या हो रहे थे, अनवाइंड हो रहे थे। अनवाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो प्राइमर था, प्राइमेज आएगा, और प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर की सिंथेसिस कर रहा था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस होगी, प्राइमर की सिंथेसिस के बाद क्या होगा, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ये हमारा नीचे वाला स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे अगर हम ये अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, तो ऊपर वाले की भी, क्योंकि हमारा ये दोनों डायरेक्शन में चलता है ना, तो ऊपर वाले में भी हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में चलेगा। अब ये यहाँ पे कुछ स्टैंड बनने के बाद यहाँ पे ऊपर भी, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन की बात करता हूँ, ये हमारे रेप्लिकेशन फोक की, तो इसके अंदर हमारा नीचे वाला अगर लीडिंग स्टैंड है, जैसे कि ये हमारे क्या हो गया, फोक 1 के अंदर लीडिंग स्टैंड है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे ऊपर क्या होगा, हमारा लैगिंग स्टैंड होगा। इसी तरीके से जो हमारा दूसरे वाला फोक है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ फोक 2 की, तो इसके अंदर हमारा अगर ऊपर वाला हमारा कैसा है, लीडिंग स्टैंड है, तो इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये लैगिंग स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की टर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।